गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में वाटर स्टार्ट कर दिया था कि वाटर का स्ट्रक्चर क्या है। तो हमने क्या लिखा था कि इन गैस फेज वाटर इज़ अ बेंट मॉलिक्यूल, ये इसका स्ट्रक्चर था। इसका आपको बॉन्ड एंगल याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ देता है कि व्हाट इज़ द बॉन्ड एंगल, कितना है 104.5 डिग्री, एंड व्हाट इज़ द बॉन्ड लेंथ ऑफ ओ एच, ये कितना है 97.5 पिकोमीटर। वो आप देख रहे हैं कि वाटर में एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विल पुल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन। तो क्या होगा, ऑक्सीजन पर चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो एक जगह नेगेटिव एक जगह पॉजिटिव, मतलब इसमें पोलैरिटी डेवलप हो गया। इसीलिए क्या लिखा गया है कि इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखे थे कि द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर क्या होता है, आइस। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर at atmospheric pressure ice crystallizes ice crystallizes in the hexagonal form. It crystallizes in the hexagonal form, but at low temperature it condenses to cubic form, टू क्यूबिक फॉर्म। ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको सब आना भी चाहिए। नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ आइस is less than density of ice is less than that of water, is less than that of water. As a result ice cube floats on water. As a result ice cube floats on water. Ice cube floats on water. नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सब आपको आना भी चाहिए। नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं कि इन विंटर सीजन ice formed on the surface of a lake, or you can say river, provides thermal insulation which ensures the survival
which ensures the survival of the aquatic life. तो ये दोनों वाले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए आता है क्वेश्चन। ठीक है, चल अगला हम जा रहे हैं बात करने कि स्ट्रक्चर ऑफ आइस हमारा कैसा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने स्ट्रक्चर ऑफ आइस। स्ट्रक्चर ऑफ आइस, आइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। हम क्या बोल रहे हैं कि आइस हैज अ हाईली ऑर्डर, has a highly ordered three-dimensional hydrogen bonded structure, hydrogen bonded structure। कैसा इसका होता है स्ट्रक्चर, मैं आपको वो बता रहा हूँ। जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा रहेगा, OH, फिर H बॉन्ड से एक वाटर यहाँ आ गया, H और O में दूसरा H बॉन्ड से एक वाटर यहाँ आ गया, फिर एक यहाँ बॉन्ड आएगा, एक यहाँ बॉन्ड आएगा, फिर एक यहाँ बॉन्ड आएगा, एक यहाँ बॉन्ड। तो इस तरह से करके आइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, थ्री डायमेंशनल। लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से कैसे जुड़े हुए हैं, डॉटेड से, और यही डॉट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि आइस हैज़ हाईली ऑर्डर्ड थ्री डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। क्लियर। अब इस डायग्राम से हमने क्या इंफॉर्मेशन देख रहा है कि देखो कि ईच ऑक्सीजन एटम is surrounded tetrahedrally by four other oxygen atom, आपको दिख भी रहा है। अगर हम डायग्राम की बात करें तो अगर हम इस ऑक्सीजन का बात करें तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, एक ये तीन, एक ये चार, मतलब ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली बाय फोर अदर ऑक्सीजन एटम एंड at a distance of 276 पिकोमीटर। अब ये जो पूरा का पूरा जो हमने इंफॉर्मेशन लिखा ये कहाँ से आया था, दिस वाज शोन बाय एक्सरे। ये इंफॉर्मेशन कैसे आया था, ये इंफॉर्मेशन आया था आफ्टर ऑब्जर्वेशन टेकन बाय विद द हेल्प ऑफ एक्स-रे। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज, हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहला जो होता है इसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। आप लोग को चैप्टर 3 में हम सब बताए थे इसका मीनिंग क्या होता है। एम्फोटेरिक नेचर का मीनिंग क्या होता है, वो सब्सटेंस जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों के तरह बिहेव करे।
those substance which has the ability to act as acid as well as base is known as amphoteric substance. तो पहले हम एम्फोटरिक में एक पॉइंट लिख लें कि एम्फोटरिक किसको बोलते हैं। तो क्या लिखोगे कि इट हैज़ the ability to act as an acid as well as base। इनके पास है वो एबिलिटी कि वो एसिड एंड बेस दोनों के जैसे एक्ट कर सकते हैं। अब हम एक रिएक्शन लेके ये देखेंगे कि जब हम वाटर को एसिड के तरह ट्रीट करेंगे तो हमारा कैसा रिएक्शन होगा, और दूसरा रिएक्शन लेंगे जहाँ पर अगर हम वाटर को बेस के तरह ट्रीट करेंगे तो क्या होगा। जैसे मान लो अगर हम ले लिए यहाँ पर H2O लिक्विड फॉर्म में है और साथ में हमने ले लिया इधर NH3 एक्वस। अब हमको पता है कि अमोनिया क्या है, बेस। अमोनिया है बेस, तो हम वाटर को अब बेस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि बेस आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जब अमोनिया बेस हो गया तो यहाँ पर वाटर एसिड के जैसे काम करेगा, क्योंकि वाटर दोनों के तरह काम कर सकता है, एसिड एंड बेस। तो ये पहले देखता है कि हमारे जो बगल में जो सब्सटेंस है वो किस नेचर का है। तो वाटर के बगल में अमोनिया है और अमोनिया बेसिक नेचर का है, यानी वाटर को इस बार एसिड के तरह काम करना पड़ेगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एसिड? एसिड वही होता है जो H+ डोनेट करता है, यानी वाटर अपना एक H+ को डोनेट कर देगा। तो वाटर जब एक H+ लॉस करेगा तो इसके पास बच जाएगा OH- एक्वस, और यही जो OH+ जो लॉस हुआ वो अमोनिया में आकर जुड़ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा NH4+ एक्वस। तो ये हमारा रिएक्शन कब हो गया? जब हमारा वाटर एसिड के जैसे ट्रीट किया गया। अब हम एक और रिएक्शन लेते हैं, H2O लिक्विड और साथ में हमने ले लिया H2S एक्वस। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा H2S है ये हमारा एसिड है। H2S इज़ माई एसिड। तो यानी अब वाटर एसिड के तरह बिहेव नहीं कर सकता। अब वाटर को बाय डिफ़ॉल्ट बेस के तरह ही काम करना पड़ेगा। तो एसिड का काम क्या है? जो H+ को डोनेट करे, यानी H2S में से एक H बाहर निकलेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? HS-, और ये जो H+ निकला उसको वाटर एब्जॉर्ब करके क्या बना लेगा? H3O+ एक्वस। तो यही जो हमारा दो रिएक्शन है ये लोग प्रूफ कर देते हैं कि जो वाटर है वो एम्फोटेरिक है। क्योंकि अब देखिए पहला रिएक्शन में वाटर एसिड की तरह काम किया है तो वो H+ को लॉस किया, और दूसरे रिएक्शन में वाटर जब बेस के तरह काम किया तो देखो उसने एक ठो H+ को गेन कर लिया। हेंस वी कैन से दैट वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कि द ऑटो प्रोटोलिसिस मतलब सेल्फ आयोनाइजेशन। इसका मीनिंग होता है सेल्फ आयोनाइजेशन, खुद ही टूट जाएगा अपने आयंस में। मतलब कंपाउंड अपने अलग अलग आयंस में टूट जाएगा खुद, उसके लिए कोई हमें बाहर से एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसे क्या बोलेंगे? सेल्फ आयोनाइजेशन। तो द ऑटो प्रोटोलिसिस सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस
टेक्स प्लेस। कैसे? देखो, जैसे हमने क्या किया कि हमने एक बार वाटर को और इसको हमने वाटर से ही रिएक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा? अब वाटर वाटर है तो दोनों तो हम एसिड नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों एसिड लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, दोनों को हम बेस लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन हम अभी जस्ट पहले पढ़ें कि वाटर के पास टेंडेंसी है कि वो एसिड एंड बेस दोनों के तरह बिहेव कर सकता है, तो क्यों नहीं हम पहला वाला वाटर को एसिड एज्यूम कर लेते हैं और दूसरा वाला वाटर को हम बेस एज्यूम कर लेते हैं। तो एसिड का क्या टेंडेंसी है? जो H+ लॉस करे। तो जो पहला वाला वाटर है उसमें से अगर हम एक H+ हटा देंगे तो वो हमारा बन जाएगा OH- एक्वस। और यही जो H+ है वो जो दूसरा वाला वाटर जो बेस के तरह काम कर रहा है वो उसको अपने पास एब्जॉर्व कर लेगा और ये बन जाएगा H3O+ एक्वस। तो आप देख रहे हैं ना, आपको दिख रहा होगा कि कैसे वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए आपको हम एक चीज़ और सिखा देते हैं कि जैसे हमारा ये पहला वाला वाटर को हमने एसिड एज्यूम किया, तो इससे जब हम एक H+ बाहर निकाले तो ये बन गया OH-। तो ये इसी एसिड का, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलेंगे इसको हम? कॉन्जुगेट बेस। और दूसरा वाला को जिसको हमने बेस एज्यूम किया उसने एक H+ को उसने क्या किया? एब्जॉर्व कर लिया। तो उस वाटर जो बेस है उसके लिए ये वाला कंपाउंड बिहेव करेगा एज ए कॉन्जुगेट एसिड। मतलब हम क्या बोलेंगे कि अगर एसिड अपना H+ लूज करके बेस बनाता है तो वो एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, और अगर कोई भी बेस H+ गेन करके एसिड बनाता है तो उस बेस का वो वाला एसिड कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं redox reaction involving water। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं redox reaction involving water। वाटर में कैसे redox reaction होता है हमें वो देखना है। ठीक है, अब देखिए क्या वाटर can be easily reduced, water can be easily reduced to dihydrogen, water can be easily reduced to dihydrogen by highly electropositive metal, by highly electropositive metal। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ तो क्या होगा? अगर हम 2 मोल्स ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ लिक्विड और हमने 2 मोल ऑफ सोडियम, मेटल है तो ये सॉलिड होगा, जब ये आपस में करेंगे रिएक्शन तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ NaOH, ये बेस बन गया एक्वस, प्लस साथ में ये बन गया H2 गैस। अब हमको ये बताना है कि इसमें रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब वो होता है कि जिस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो एज वेल एज ऑक्सीडेशन भी हो। मतलब जहाँ पर हम सिंपल लाइन में ये बोल दें कि जहाँ पर एलिमेंट का जो वैलेंसी है वो चेंज हो जाए तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं।
अब हम देख रहे हैं कि पहला वाला जो 2 मोल्स ऑफ वाटर है, पहला वाला जो हमारा 2 मोल्स ऑफ वाटर है, इसमें हमारा हाइड्रोजन इज़ एट +1 स्टेट। इसमें हमारा हाइड्रोजन किस पर है? +1 स्टेट पर है। और जो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बना है वो न्यूट्रल हाइड्रोजन है, इसमें हमारा हाइड्रोजन 0 स्टेट में है। तो आप क्या देख रहे हो कि बिफोर रिएक्शन हाइड्रोजन का +1 चार्ज था एंड आफ्टर द प्रोडक्ट हाइड्रोजन का चार्ज हो गया 0, यानी देयर इज़ अ चेंज ऑफ वैलेंसी। तो इसी को हम बोलते हैं कि दिस रिएक्शन इज़ रिडॉक्स रिएक्शंस। इस तरह से आप चेक कर सकते हो कौन सा रिएक्शन हमारा रिडॉक्स है कि नहीं है, जहाँ पर चार्जेस डिफरेंस हो। क्लियर? चलिए सेकंड पॉइंट में आते हैं कि वाटर ऑक्सीडाइज्ड टू O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस मतलब हम क्या देख रहे हैं कि जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो वाटर ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? ऑक्सीजन में। कैसे? देखिए रिएक्शन, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है, जब आप इसको रिएक्ट करोगे वाटर से H2O जो लिक्विड होता है, तो ये बन जाता है C6H12O6 ग्लूकोज जो एक्वस में रहता है, साथ में ये बनता है वाटर जो लिक्विड में, और ऑक्सीजन गैस यहाँ से बन जाता है। अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो 6 मोल्स ऑफ CO2 reacts with 12 moles of H2O. It gives 1 mole of glucose, 6 moles of H2O and 6 moles of O2. तो हमने क्या देखा कि वाटर को हम ऊपर वाला रिएक्शन, इसमें हम वाटर से हाइड्रोजन भी बना सकते हैं, और दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि हम वाटर से ऑक्सीजन भी बना सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है? तो ये सब हमारे हो गए कि वाटर को कैसे हम यूज़ करेंगे एज ए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आपको ये बताना होगा कि बहुत लोग के माइंड में ये आएगा कि सर अब ये वाला आप कैसे प्रूफ करोगे कि ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है? कोई बात नहीं, हम आसानी से प्रूफ कर देंगे। कैसे? H2O में ऑक्सीजन हमारा -2 में है, और यहाँ जो प्रोडक्ट में जो O2 बना है, जो प्रोडक्ट में हमारा O2 बना है वो न्यूट्रल है, तो यहाँ ऑक्सीजन 0 है। अब देखो सेम एलिमेंट, ऑक्सीजन हमने लिया है रिएक्टेंट में भी और ऑक्सीजन हमने लिया प्रोडक्ट में भी। सेम एलिमेंट इज हैविंग डिफरेंट चार्जेस ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब बिफोर रिएक्शन -2, आफ्टर रिएक्शन 0। तो यहाँ पर चेंज इन चार्ज हुआ, इसीलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा चलिए आपको एक और चीज़ सिखा देते हैं। कुछ लोग बोलेगा सर आपने सबसे पहला वर्ड लिखा था रेड्यूस्ड और दूसरा लिखा था ऑक्सीडाइज, सर इनका मीनिंग क्या होता है? चलिए इसका मीनिंग आपको हम बताते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिडक्शन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन। हम डीप में आपको पढ़ाएंगे जब हमारा चैप्टर आएगा रिडॉक्स रिएक्शन। अभी मैं आपको इतना ही इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि ये आपको रिएक्शन समझ में आ जाए। रिडक्शन मीन्स होता है जहाँ पर चार्ज का डिक्रीज होता है। वेन एवर योर चार्जेस गोस ऑन डिक्रीजिंग इट इज़ नोन एज रिडक्शन, और जहाँ पर चार्ज का इंक्रीमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब सिंपल बात है, आप देखो अगर हम H+1 से 0 गया, H+1 से 0 गया मतलब ये क्या हुआ? चार्ज का डिक्रीज हो गया ना, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। जहाँ चार्ज घट गया उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और दूसरा अगर हम बात करें, वो देखो आप -2 से 0 गया तो यहाँ पर चार्ज बढ़ गया ना, -2 से -1 0, मतलब यहाँ चार्ज बढ़ गया ना, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन।
तो आप रफ लैंग्वेज में क्या बोलोगे, वेन एवर देयर इज डिक्रीमेंट ऑफ चार्ज इट इज़ नोन एज रिडक्शन, एंड वेन एवर देयर इज इंक्रीज इन चार्ज इट इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर। अब हम जा रहे हैं बात करने अगला हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। माय नेक्स्ट टॉपिक इज hydrolysis reaction. What is hydrolysis reaction? देखो क्या होगा, ड्यू टू हाई dielectric constant, due to high dielectric constant water has a very strong hydrating tendency. ठीक है, तो आपको हम केमिकल बॉन्डिंग में बताए थे भी कि वाटर हैज़ द हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसीलिए वाटर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारे सब्सटेंस को अपने में डिसॉल्व कर लेता है। ऑलमोस्ट क्या करता है, ये सारे सब्सटेंस को अपने में डिसॉल्व कर लेता है। क्लियर। तो अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने एक ले लिया फास्फोरस ऑक्साइड P4O10 जो सॉलिड है। जैसे आपने इसको रिएक्ट किया वाटर से, ये इसको एकदम बना देगा क्या, फास्फोरिक एसिड H3PO4 एक्वस, क्योंकि वाटर के पास टेंडेंसी है 99% ऑफ द सब्सटेंस अपने में डिसॉल्व करने का, इसीलिए वाटर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और इसका रीज़न क्या है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो ऑलमोस्ट 80 के बराबर होता है, 80। अगर यहाँ पर हम ले लिए सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो लिक्विड फॉर्म में है, अगर इसको भी अगर हम रिएक्ट करते हैं वाटर से, तो ये आपको बना रहता है सिलिकॉन ऑक्साइड प्लस HCl। यहीं पर अगर हम लेते हैं नाइट्रोजन N-3 आयंस फॉर्म में, और इसका अगर हम रिएक्ट करते हैं H2O से, तो ये बना रहता है एमोनिया गैस, और साथ में रिलीज करेगा 3OH- एक्वस। तो वाटर फास्फोरस ऑक्साइड को डिसॉल्व कर लिया, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को डिसॉल्व कर लिया, N-3 को कर लिया। क्यों, क्या रीज़न है, द रीज़न इज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या इसका रीज़न होगा बेटा, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं एग्जाम का, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुका है। क्या है वो, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगला है हाइड्रेट फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज हाइड्रेट्स फॉर्मेशन। जैसे सबसे पहला अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कोऑर्डिनेटेड वाटर, अगर मैं आपको बोलता हूँ कोऑर्डिनेटेड वाटर, तो इसका मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड वाटर का मतलब ये होता है कि वाटर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर बंद है। अब हम कैसे समझे इसको, आओ समझते हैं। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर क्रोमियम
H2O का होल 6 +3 एंड 3Cl माइनस। आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि जो हमारा वाटर है वो एक कॉम्प्लेक्स के अंदर बंद है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटेड वाटर। क्या इसको हम बोलते हैं? तो आप ये देख के समझ जाना कि जो वाटर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर क्लोज्ड हो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड वाटर। दूसरा जो आता है वो होता है इंटरेस्टियल वाटर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ समझते हैं एग्जाम्पल से। कब हम बोलेंगे कि ये वाटर हमारा इंडस्ट्रियल है? जैसे हमने ले लिया BaCl2 डॉट 2H2O। तो अब क्या देख रहे हो कि बेरियम क्लोराइड के बाद डॉट के साथ 2H2O जुड़ा हो। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्टियल वाटर। और जो तीसरा हमारा आता है वो आएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है और एग्ज़ाम में भी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में आ चुका है। CuSO4 डॉट 5H2O। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड हैं, क्या हैं, कैसे हैं। तो ये वाला जो होता है ये एक्चुअली ऐसे होता है। CuH2O का होल 4 +2 SO4 -2 एंड H2O। ये इस तरह से कंपाउंड आता है। अब इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि आपके पास जो ये वाला एक कंपाउंड है इसमें कौन कौन से बॉन्ड हैं। आप कौन कौन सा बॉन्ड पढ़े हो? आयनिक बॉन्ड पढ़े हो, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े हो, डेटिव बॉन्ड पढ़े हो, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े हो। तो आपसे पूछेगा कि इसमें कौन कौन सा बॉन्ड है। तो जब तक आप इसका डायग्राम नहीं ड्रॉ कर पाओगे आप इनकी बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाओगे। तो अब हम जा रहे हैं इसका डायग्राम ड्रॉ करने। ठीक है, चलो। कैसे बनता है ये? कॉपर +2 में है। अब कॉपर के साथ हम देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर 4 वाटर है। एक वाटर यहाँ पर है H2O, एक वाटर यहाँ पर है H2O, एक वाटर यहाँ पर है H2O और एक वाटर यहाँ पर है H2O। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और कॉपर के पास प्लस चार्ज है। लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज और कॉपर पर क्या है? प्लस चार्ज। तो माइनस एंड प्लस में आपस में क्या होगा? अट्रैक्शन। मतलब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कॉपर को देगा। तो जब कोई एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उसको आयनिक बोलते हैं और जब कोई लोन पेयर देता है तो उसे क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड। तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर कॉपर को दे दिया। ठीक है, चलिए। तो हमारा जो अंदर वाला कॉम्प्लेक्स था उसका काम हो गया। अब बाहर में क्या है? SO4 -2 है और साथ में एक H2O है। मुझे पता है कि वाटर वाटर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो हमने बाहर का भी एक वाटर ले लिया H2O। ये बाहर है इसीलिए इसको हम कॉपर से नहीं जोड़ सकते। अब मुझे पता है कि हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन से तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आमने सामने हैं, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा जिसको हम डॉट से शो करते हैं।
अब मेरे पास क्या बच गया, हमने इस कॉम्प्लेक्स का डायग्राम ड्रॉ कर लिया वाटर, अब मेरे पास बच गया SO4-2। ये कैसे बनेगा, सल्फर ऑक्सीजन जब एंड पर डबल बॉन्ड हो न्यूट्रल, और जब सिंगल बॉन्ड हो तो ये हो जाता है विथ माइनस चार्ज। फिर से ऑक्सीजन हाइड्रोजन आमने सामने हैं तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हमारा बेटा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है किसका, CuSO4.5H2O। अब हमसे ये पूछा जाएगा कि बेटा ये वाला जो कंपाउंड है CuSO4.5H2O, इसमें कितने तरह तरह के बॉन्ड प्रेजेंट हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट। चलिए हम बात करते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले डैश वाले को तो हम बोलेंगे एक तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड, फर्स्ट काइंड ऑफ बॉन्ड क्या आ गया हमारा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो एरो वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। O और H वाले को हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है रहा है। और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इन दोनों के आपस में जो बॉन्डिंग होगा उसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। तो इस तरह से आपको इसके डायग्राम को प्रैक्टिस करके समझना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने व्हाट इज हाइड्राइड्स। नेक्स्ट हम जा रहे हैं फोकस करने हाइड्राइड पर, HYDRIDES। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या होता है, ठीक है। चलिए पहले हम इसका लिखते हैं डिफिनीशन। तो क्या होता है ये, द बाइनरी कंपाउंड, the binary compound of hydrogen the binary compounds of hydrogen with other elements are known as hydride, ठीक है। जब हम बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन को बनाएंगे कोई दूसरे एलिमेंट से, इसको हम हाइड्राइड बोलेंगे। अब कैसे होता है हम एक एक करके समझेंगे इसको। ये जो हाइड्राइड होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। हाइड्राइड्स को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहला पार्ट होता है आयनिक ऑब्लिक सॉल्ट लाइक ऑब्लिक सैलाइन हाइड्राइड। आप कुछ भी इसको बोल सकते हो, तीनों में से सब पॉसिबल है। आप चाहे इसको बोल दो आयनिक हाइड्राइड या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड या सैलाइन हाइड्राइड। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है मेटालिक ऑब्लिक इंटेरेस्टियल हाइड्राइड। दूसरा आप इसको मेटालिक या इंटेरेस्टियल हाइड्राइड बोल सकते हो। और जो तीसरा होता है आप इसको कोवैलेंट ऑब्लिक मॉलिक्यूलर हाइड्राइड बोल सकते हैं। आप इसको कोवैलेंट ऑब्लिक मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी बोल सकते हैं। यही 3 तरह के हाइड्राइड हमें पढ़ना है। हम एक एक करके समझेंगे ये क्या होता है, कैसे। आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, क्वेश्चंस कभी कभी आते भी हैं यहाँ से। क्लियर। चलिए
सबसे पहले हम जा रहे हैं बात करने व्हाट इज आयनिक हाइड्राइड। हम जा रहे हैं बात करने हम आयनिक हाइड्राइड, मतलब इसका 3 तो नाम है, आयनिक भी बोल सकते हो, सॉल्ट लाइक बोलो, सैलाइन बोलो, सब एक ही है। हम जा रहे हैं बात करने व्हाट इज आयनिक हाइड्राइड। आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड तो मेटल्स ही बनाते हैं और मेटल्स हमारे एस ब्लॉक में मैक्सिमम होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, compounds of hydrogen with S block element, compounds of hydrogen with S block element except beryllium and magnesium, except beryllium and magnesium, मतलब इनको छोड़ देना है। except beryllium and magnesium are called hydrides, are called ionic hydrides, are called ionic hydride। यानी अब अगर इसका हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा लिथियम हाइड्राइड, ये होगा हमारा सोडियम हाइड्राइड, एक हो जाएगा पोटेशियम हाइड्राइड, एक होगा हमारा रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड एंड बेरियम हाइड्राइड। लेकिन BeH2 and MgH2 they are not possible, they cannot make ionic hydride। क्यों? क्योंकि ये लोग कोवैलेंट पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं। They are not ionic hydride since beryllium hydride and magnesium hydride form covalent polymeric हाइड्राइड, ये कोवैलेंट पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमर्स, आप लोग पढ़े होंगे। अगर एक यूनिट लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोनोमर, और वही यूनिट को अगर बार बार हम रिपीट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। हम बात करते हैं कैसे ये बनाता है, ठीक है। देख, हम बात करते हैं BeH2 का, हम बात कर रहे हैं BeH2 का। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है BeHH। आपने बॉन्डिंग पढ़ा है, आपको पता यही होता है। अब इसमें ये सिंगल है तो इसको हम बोलते हैं मोनोमेरिक, मतलब सिंगल पीस, मोनोमेरिक। अब यही क्या करेगा, ये बनाएगा पॉलीमर। देखो कैसे बनाएगा, H BeH, फिर दूसरा आ जाएगा इसके सामने H BeH। इस तरह से आगे आगे ये बढ़ते जाएगा और इस तरह से इनकी अटैचमेंट होते जाएगी, इस तरह से इनकी अटैचमेंट होते जाएगी। तो आप क्या देखोगे कि ये बार बार सेम यूनिट को रिपीट करेगा, तो इसे हम बोलते हैं पॉलीमेरिक फॉर्म। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमेरिक। तो जैसे पॉलीमेरिक बना लिया तो इनके बीच में हो गया कोवैलेंट, और हम किसकी बात कर रहे हैं, आयनिक हाइड्राइड का, और ये बना रहे हैं कोवैलेंट पॉलीमेरिक हाइड्राइड। इसीलिए BeH2 and MgH2 they cannot be taken into consideration of आयनिक हाइड्राइड। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में याद रखिएगा। चल नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने
कि स्ट्रक्चर ऑफ these ionic hydride structure of these ionic hydride is similar to rock salt structure, और यही जो रॉक सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, NaCl। तो NaCl को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट, नमक। देयरफॉर हम आयनिक हाइड्राइड को क्या बोलते हैं, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, क्योंकि आयनिक हाइड्राइड का जो स्ट्रक्चर इट इज सिमिलर टू रॉक सॉल्ट, और रॉक सॉल्ट को हम बोलते हैं NaCl, NaCl को हम बोलते हैं सॉल्ट, मीन्स आयनिक हाइड्राइड इज सिमिलर टू सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, क्लियर है। अब इसमें हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें समझना है, क्या क्या इसमें पैरामीटर्स हम देख रहे हैं। पैरामीटर्स ये हैं कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, size increases, lattice energy decreases, thermal stability decreases, melting point decreases, boiling point decreases। अब देखिए, जब हम ऊपर से नीचे ग्रुप में आते हैं तो साइज बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि एक एक्स्ट्रा सेल बढ़ जाता है। जब साइज बढ़ गया, सिंपल लॉजिक है, अगर मान लो कि आपने हाथ में एक रिस्ट वॉच पहना है, तो रिस्ट वॉच के ऊपर भी एक ग्लास है और एक आपका विंडो का ग्लास है। सबसे पहले कौन टूटेगा लेस एनर्जी में, जो ग्लास बहुत बड़ा होगा, वो अगर आप धीरे से भी अगर एक पत्थर मारोगे उस पर क्रैक पड़ जाएगा। लेकिन जो आपके घड़ी का रिस्ट वॉच का जो वॉच है, इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक, मतलब मोर इज द साइज, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। इसीलिए हम क्या लिखे हैं कि जब साइज बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, थर्मल स्टेबिलिटी घटेगा। क्यों, अगर वो सिस्टम स्टेबल रहता तो वो इतना आसानी से टूटता नहीं, मतलब स्टेबिलिटी भी डिक्रीज कर रही है। मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा, क्यों, सिस्टम बहुत बड़ा है, फटाफट क्या होगा, उसकी मेल्टिंग पॉइंट करने के लिए हमें बहुत ही हीट देना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर हम अरेंज करें ग्रुप 1 के हाइड्राइड्स को तो क्या होगा हमारा, अगर हम सपोज मान लो कि लैटिस एनर्जी को हम लिखते हैं Le, थर्मल स्टेबिलिटी को हम लिखते हैं Ts, मेल्टिंग पॉइंट को Mp, बॉइलिंग पॉइंट को Bp। अगर हम इसको अरेंज करें किसके ऑर्डर में, चाहे आप लैटिस एनर्जी की बात करो, या आप थर्मल स्टेबिलिटी की बात करो, या आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करो, या आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, ग्रुप 1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, लिथियम हाइड्राइड मैक्सिमम, फिर क्या हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्राइड, फिर क्या होगा पोटेशियम हाइड्राइड, फिर रुबिडियम हाइड्राइड, फिर सीजियम हाइड्राइड। अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो क्या हो जाएगा कैल्शियम हाइड्राइड मैक्सिमम, फिर स्ट्रोंशियम हाइड्राइड एंड फिर बेरियम हाइड्राइड। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया किसका, लैटिस एनर्जी का, थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लैटिस, जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 से बनते हैं। क्लियर। चल
नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि hydride these hydrides on electrolysis give metals at cathode and H2 gas at एनोड। जैसे अगर मान लीजिए हमने एक ले लिया मोल्टेन सोडियम हाइड्राइड NaH, तो ये जब ब्रेक करेगा तो कैसे ब्रेक करेगा, Na प्लस प्लस ऑफ H माइनस, यही जो हमारे पास H माइनस है इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। अब हमारे पास दो सेल है, एक है इलेक्ट्रोड, वो दो है, एक है कैथोड और एक है एनोड। अगर हम बात करते हैं कैथोड का तो इसमें क्या होगा, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये बन जाएगा सॉलिड। और अगर हम बात करते हैं एनोड का तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ये H माइनस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये बनेगा हाफ H2 गैस प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने वही लिखा कि मेटल बनता है किस पर, कैथोड पर, H2 गैस किस पर बनता है, एट एनोड। क्लियर है। ये कब बनेगा, जब आप किसी भी हाइड्राइड का क्या करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब करंट की पास करवाओगे। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कि these hydride on hydrolysis gives hydroxide and H2 gas, gives hydroxide and H2 गैस। मतलब व्हाट इज द मीनिंग, जब इस हाइड्राइड को जब आप पानी में डालोगे तब ये देगा हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस। जैसे आपने ले लिया सोडियम हाइड्राइड, इसको आपने डाल दिया पानी में H2O, ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और साथ में ये बन गया H2। और मान लो आपने यहाँ ले लिया कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, इसमें आपने जब डाला पानी, ये आपका बन गया CaOH का होल 2 और साथ में ये बना देगा 2H2। अब मज़े की बात क्या है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आता है कि CaH2 का एक और नाम है, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलिथ। क्या इसको बोलते हैं हम, हाइड्रोलिथ। तो आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द कंपाउंड निक नेम इज़ हाइड्रोलिथ, तो क्या होगा वो, CaH2। अब आप देखिए कि हाइड्राइड का जब आपने किया हाइड्रोलिसिस तो ये हमें बना दिया हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि these hydrides form
complex, these hydride form complex hydride. These hydride forms complex hydride which acts as good reducing agent, which acts as good reducing agent. ये कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म करते हैं जिसको हम रेड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करेंगे, जैसे LaH, इस शॉर्ट है, इसका फुल नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या हुआ इसका? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो फार्मूला क्या होता है? LiAlH4। और ये आपका क्या है? यही LiAlH4 है जिसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा कहलाता है रेड्यूसिंग एजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट? जो खुद को रेड्यूस करे और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। जो खुद को रेड्यूस करे और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। एक ये है, एक और है, दूसरा होता है आपका SBH। ये सब हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसका फार्मूला क्या होता है? सोडियम मीन्स NaBH4। ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाले कंपाउंड को भी हम रेड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। इस वाले कंपाउंड को भी हम रेड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और तो ये सारे के सारे रेड्यूसिंग हैं जिसमें हमें हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब एक सिंपल और लॉजिक कि सर जैसे मान लो कि ये दोनों रेड्यूसिंग एजेंट है, तो कौन अच्छा है, सबसे अच्छा किसको मानते हैं? ये फर्दर हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, लेकिन एक आइडिया के लिए ये भी समझ लीजिए आप कि जो हमारा LiAlH4 है is better reducing agent than NaBH4 LiAH4 ज़्यादा अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट है एज़ कम्पेयर टू NaBH4। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया पहला हाइड्राइड का कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब हम जा रहे हैं दूसरा हाइड्राइड के बारे में बात करने, जिसको हम क्या बोलते हैं?